बच्चों, कूलम्स लॉ के जो क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जाते हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे नहीं पूछे जाते। ऐसा नहीं कि आपको दे दिया जाएगा कि भाई दो चार्ज दिए गए हैं, उनके बीच सेपरेशन दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि भाई इन दोनों के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को फाइंड करो और आप आसानी से फाइंड कर लोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या करता है, जेईई मेंस में जो क्वेश्चंस कूलम्स लॉ से आते हैं उसमें दूसरे कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा उसमें यूज़ किया जाता है, उसमें ज़बरदस्ती घुसेड़ा जाता है उस कॉन्सेप्ट को। वो दूसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट हो सकता है और ज़्यादातर जो दूसरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैकेनिक्स के जो चैप्टर होते हैं, जैसे फ्रिक्शन हो गया, ठीक है, सर्कुलर मोशन हो गया, और अपना ये जो ग्रेविटेशनल जो चैप्टर है उससे जो कॉन्सेप्ट हो गया, उन सबको इसमें मिक्स करता है और फिर आपको क्वेश्चन पूछता है। यानी कि आपको एक चैप्टर नहीं, ये क्वेश्चन करने के लिए कम से कम 2 या 3 चैप्टर आपका तैयार होना चाहिए, ताकि उस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो फार्मूला है, उसको भी आप यहाँ पर यूज़ कर सको। और बिल्कुल यहाँ पर सीधा सा मतलब ये होता है कि देखें, फोर्स की बात होती है तो फोर्स जो भी लगेगा तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स काउंटर कर सकता है, बैलेंस कर सकता है, उसको फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस कर सकता है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस कर सकता है। तो फोर्स की जहाँ बात होगी तो वो अलग अलग टाइप के फोर्स भले हैं, लेकिन वो एक दूसरे को काउंटर कर सकते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। और इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होता क्या है कि वही जो फोर्सेज हैं उनको आपको इक्वेट करके और फिर जो है जो पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन में वो आपको फाइंड करना रहता है। तो आइए, एक क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। कूलम्स लॉ यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो चैप्टर है उसका जो कॉन्सेप्ट है, कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला वो तो यूज़ हो ही रहा है, साथ ही साथ उसके साथ साथ जो फ्रिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, 2 ऑब्जेक्ट अगर मूव करने की कंडीशन में हो या फिर एक दूसरे से सटा करके रखे गए हों तो उनके सरफेस के बीच में जो फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स, उस फोर्स को भी यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो जो दिया गया उसमें से हम उसको नोट डाउन करते हैं, जो फाइंड करना उसको भी लिखते हैं और फिर क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। तो क्वेश्चन को सबसे पहले रीड डाउन करते हैं। 2 आइडेंटिकल चार्ज्ड पार्टिकल्स ईच हैविंग मास 10 ग्राम। 2 जो है चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनका मास कितना है, 10 ग्राम है। चलिए पहले हम 2 बना ही लेते हैं, पहले थोड़ा सा और पढ़ते हैं। एंड चार्ज इतना दिया गया है, दोनों के ऊपर इतना चार्ज, प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल। एक टेबल है उसके ऊपर रखे गए हैं, एक टेबल है जिसके ऊपर ये चार्जेस हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं वो रखे गए हैं। ठीक है, ये हमने टेबल बना दिया। ठीक है, ये टेबल हमने इस तरह से बना दिया है, ये अपना टेबल होगा। टेबल के ऊपर ऐसे रखे गए हैं, एक तो यहाँ रखा गया है, चलिए थोड़ा सा यहाँ बनाते हैं जैसे लगे कि हाँ भाई टेबल पर ही रखा गया है। एक पार्ट के लिए है, एक पार्ट के लिए है। दोनों आइडेंटिकल है, मतलब दोनों की साइज़ सेम है और दोनों का जो मास है वो भी सेम है। कितना कितना है भाई, 10 ग्राम है। ठीक है, तो यहाँ इसका मास दिया गया कितना, 10 ग्राम। इसको फटाक से किलोग्राम में बदल लेंगे और इतना केजी हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच की सेपरेशन दी गई है। अच्छा, थोड़ा सा अब देखें, चार्ज भी इनके ऊपर दिया गया है 2 × 10⁻⁻7, मतलब ये जो Q1 है, ठीक है, ये 2 × 10⁻⁻7 कूलाम का दिया गया है। इसके ऊपर जो चार्ज Q2 है ये भी 2 × 10⁻⁻7 कूलाम का दिया गया, ये हमने नोट डाउन कर लिया। आर प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विद सेपरेशन L, कैपिटल L की सेपरेशन पर रखा गया है, मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो ये रहा कैपिटल L। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और बीच की डिस्टेंस की बात करेंगे तो इसके सेंटर से लिया जाएगा। अगर ये स्फेयर है, ठीक है, वैसे स्मॉल स्फेयर है तो ये ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, लेकिन अगर थोड़ा बड़े हैं तो उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस को लिया जाएगा। ये हो गया सेपरेशन, इतना दिया गया है बिटवीन देम सच दैट दे स्टे इन लिमिटेड इक्विलिब्रियम। यहाँ इक्विलिब्रियम की बात आ गई है, मतलब अगर इन दोनों चार्जेस को रखा गया है तो ये वाला चार्ज इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है और ये वाला चार्ज इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, मतलब दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है और दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर है जो इन फोर्स पर लगने वाले जो इलेक्ट्रिकल फोर्स उसको काउंटर कर रहा है, और काउंटर करने के बाद इन दोनों को डिस्प्लेस नहीं होने दे रहा है। ठीक, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल एंड टेबल इज़ 0.25, ये म्यू की वैल्यू आप जानते हो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कहाँ लगेगा, ये टेबल जो दिख रहा है, टेबल पर जो पार्टिकल रखे गए हैं, अब ये सपोज दैट कि आइडेंटिकल है। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी पॉजिटिव नेचर का है और ये भी
पॉजिटिव नेचर का है। तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये वाला जो पार्टिकल है इस पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, और ये वाला बिल्कुल सिमिलरली इस पर फोर्स लगाएगा, ये वाला इस पार्टिकल के ऊपर लगाएगा, और ये भी फोर्स इतना ही होगा। वैसे तो होना ये चाहिए कि अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं है तो ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये वाला भागेगा, अगर इसको पकड़ेंगे तो ये भागेगा, इसको पकड़ कर रखेंगे तो ये भागेगा, लेकिन इसको इक्विलिब्रियम में रखना है। तो क्या काम करेगा, जो फ्रिक्शन है टेबल और पार्टिकल के बीच में, यही काम करेगा इसको रोकने का, यानी इसको इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, पोजीशन में रखने का काम ये करेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स देखिए, अगर ये मूव करना चाह रहे हैं इधर, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर साइड लगेगा, और ये हम इस तरह से लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, और ये वैल्यू क्या होती है इसकी, फ्रिक्शनल फोर्स की म्यू इंटू एन होती है। ठीक है, म्यू एन होती है, और ये एन की वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू होती है एम जी। ठीक है, जो एन होता है नॉर्मल, उसकी वैल्यू होती है एम जी। तो इस वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, मतलब जो अपना फ्रिक्शनल फोर्स है वो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू एम जी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इन दोनों फोर्स को इक्वेट करना है और वहाँ से एल की वैल्यू पता करनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। एल आपको पता करना है, जो इन दोनों के बीच की सेपरेशन है वो पता करना है। ठीक है, यानी एल पता करना। सबसे पहले क्या करें, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है उसको लिख दें, और बराबर में ये फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए, तभी ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स को काउंटर करेगा, बैलेंस करेगा, और फिर जो है इन दोनों पार्टिकल को डिस्प्लेस नहीं होने देगा, जहाँ पर ये है उसी पोजीशन पर इनको रखेगा। ठीक है, यानी कि हमें करना क्या है, बस छोटा सा काम करना है, ये जो एफ ई है इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको जो है एफ फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर कर देना है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स के स्मॉल एफ लिख दे रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स इसके बराबर कर देना है। ठीक है, अब इसे करने के लिए क्या करेंगे, एन की वैल्यू हमारे पास है, हमें पता है कि एन की वैल्यू क्या होती है, एम जी होती है। ठीक है, और ये जो है एफ इक्वल्स टू इतना होता है। क्लियर है। अब एफ ई हम जानते हैं ये कूलम्स लॉ से निकलेगा। कूलम्स लॉ कहता है क्या है कि दो अगर पार्टिकल हैं हमारे पास, उनके ऊपर चार्ज दिया गया है, उनके बीच की सेपरेशन दी गई है, तो उनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स उसको आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और दोनों चार्जेज जो है उनको लिखा जाएगा Q1 इंटू Q2, लेकिन संयोग से दोनों बराबर है तो इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा 2 × 10⁻⁷, और इसका स्क्वायर कर दे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद इन दोनों के बीच की सेपरेशन दी गई है L, इस कैपिटल L, लेकिन इसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि जो कूलम्स लॉ होता है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, नीचे जो डिस्टेंस होती है उसका स्क्वायर होता है। देखिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको कैसे लिखेंगे, बिल्कुल यही फार्मूला है, म्यू एन और एन की जगह पर एम जी, यानी कि म्यू एम जी। ठीक है, म्यू एम जी ये लिखेंगे हम, और इसकी वैल्यू को लिखेंगे। अब क्या करेंगे भाई, ये तो हो गया आपका जो है, ये लिखेंगे हम म्यू एम जी, इसकी वैल्यू को लिख देते हैं। वैल्यू क्या है देखा जाए, वैल्यू क्या है भाई, वैल्यू है अपना म्यू की वैल्यू दी गई है 0.25। इसके बाद m की वैल्यू है, m की वैल्यू को हम kg में कर देंगे, 10 × 10⁻³ है, इसको kg में बदल दें क्योंकि ग्राम में दिया गया था। उसके बाद g की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, 10 ले लिया गया, सीधे सीधे 10 ले लिया गया। अब हमें यहाँ से l पता करना है, ये वाला l पता करना है। क्या करेंगे, इसकी वैल्यू भी फिक्स है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻9 होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, L पता करना है, और L का स्क्वायर लिखा हुआ मतलब जो भी आएगा L स्क्वायर बराबर, उसको फिर हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तब L की वैल्यू फाइनली आएगी। तो यहाँ से देखें L स्क्वायर पता करना, L स्क्वायर को इधर लेकर के जाते हैं, इस पूरी चीज़ को नीचे शिफ्ट कर देते हैं, और ये जो लेफ्ट में है वो तो है ही। मतलब क्या, अगर हम इसको लिखना चाहें तो L स्क्वायर लिखेंगे, और ये वैल्यू जो है क्या है 9 × 2, ठीक है, और उसके बाद 2 नहीं है यहाँ पर, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये पूरी वैल्यू फिर से लिख देते हैं, बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 10⁹ है, और उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, जब यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 10⁻⁷ का स्क्वायर करेंगे 10⁻14 हो जाएगा, ये ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में। ठीक है, बाकी ये जो चीज़ है वो नीचे चली जाएगी, और 0.25 दिख रहा है, 0.25 × 10 × 10⁻³ × 10, इतना हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखें ये जो 10 दिखाई दे रहा है और ये 10 दिखाई दे रहा है, ये इस पॉइंट को हटा देंगे, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसको इस 10 को यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं, इसको 25 लिख देते हैं, मतलब 9 है, उसके बाद 4 है, 10⁻, ये कितना है -14 है। ठीक है, 10⁻⁻14 है, और 10⁻9 भी है,
और नीचे में क्या रहेगा, ये 25 हो चुका है और 10⁻³ हो चुका है। अब ज़रा देखें 9 × 4, फिर से 9 × 4, उसके बाद 10⁻, ये -3 है, यहाँ जाकर के माइनस वाले को काटेंगे तो 14 में से 3 घटाएंगे 11 हो जाएगा, -11। और -11 के बाद ये क्या करेंगे, यहाँ से जो इसके ऊपर पावर है वो +9 है तो -2 हो जाएगा फाइनली, ठीक है, -2। अब हमें L² की वैल्यू ये आई है, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ से फाइनल वैल्यू आएगी हमारे पास। L की वैल्यू जो आएगी क्या होगा, 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 होता है, 4 का 2 होता है और 10⁻² है तो इसका -1 हो जाएगा। मतलब क्या, 6 आया और नीचे 25 भी है ना तो इसका 5 आएगा, ठीक है। जब इस 5 को हम एडजस्ट करेंगे तो क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये जो 2, 2 और 3 है ये 12 हो जाएंगे और ये जो 10 है वो क्या करेगा, फिर से यहाँ पर -2 हो जाएगा, 10⁻²। इतना मीटर आ गया है। इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो ये नीचे 10⁻² का मतलब ये है कि नीचे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा और इस वजह से ये फिर से आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप यहीं छोड़ देते हैं या फिर इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 0.12 मीटर लिख दें, या फिर इसको अगर मीटर में नहीं लिखना चाहेंगे सेंटीमीटर में लिखना चाहेंगे तो इसको ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आया पूरा जो L की वैल्यू है वो आई, हमने स्क्वायर रूट लिया है तब उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर आया है। अब देखा जाए यहाँ दो चीज़ें यूज़ हुई, एक तो अपना जो कूलम्स लॉ है वो यूज़ हुआ ही है, बाकी फ्रिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर वो कांटेक्ट में रखे रहते हैं उनके सरफेस के बीच में, तो उसको भी यहाँ पर यूज़ किया गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन ऐसे सीधे नहीं पूछे जाते। बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं जो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें जो है कूलम्स लॉ के साथ साथ एक दूसरा चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ हो रहा है, सर्कुलर मोशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ यूज़ हो रहा है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो कुछ भी दिया उसके अकॉर्डिंग हम फिगर थोड़ा ड्रॉ करते हैं और उसके बाद उस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं और देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ें, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अ पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, कैरिंग चार्ज -q, उसके ऊपर चार्ज कितना है, -q का चार्ज है, इज मूविंग अराउंड अ चार्ज +q, एक +q के चार्ज के अराउंड घूम रहा है, ठीक है, अलॉन्ग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। मतलब यहाँ पर क्या समझ में आ गया कि सर्कुलर मोशन का यहाँ कॉन्सेप्ट यूज होगा, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन, जो उस रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड होगा वो आपको पता करना है। तो सबसे पहले एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ये +q चार्ज है, +q चार्ज को इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। इसके अराउंड में मान लिया यहाँ पर +q चार्ज है, इसके अराउंड में r रेडियस पर, ठीक है, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज मूव कर रहा है, घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, कितनी डिस्टेंस, r डिस्टेंस है, क्या है चार्ज, ये अपना -q चार्ज है, ये चार्ज यहाँ पर इसके अराउंड घूम रहा है, ठीक है, इसके अराउंड ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा, ठीक है, ये इसकी रेडियस है r, इस पाथ पे, इस रेडियस के पाथ पे, सर्कुलर पाथ पर ये घूम रहा है और इन दोनों के बीच में जाहिर सी बात है चार्जेज हैं तो इनके दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये जो पार्टिकल है, ठीक है, -q चार्ज वाला जो पार्टिकल वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। एक तो पहली बात ये जो +q चार्ज है, ठीक है, ये -q चार्ज को इधर की तरफ खींचेगा और इस पर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा वो F जो इस डायरेक्शन में लगेगा, इधर की तरफ, ठीक है, +q इसको खींचेगा अपनी तरफ। उसके बाद यहाँ दूसरा जो कॉन्सेप्ट वो क्या है कि भाई ये जो घूम रहा है उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, ठीक है। और जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो क्या है, यही जो Fe है वही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। मतलब ये अट्रैक्शन ही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। यहाँ क्या करना है आपको, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको जो है इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर यहाँ पर लिख देना है और इक्वेट कर देना है और यहाँ से आपको जो है क्या करना है कि वेलोसिटी निकाल लेनी है। वेलोसिटी निकालने के बाद अब क्या करेंगे, टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास होता है। टाइम पीरियड क्या होता है कि पूरा जो सर्कुलर मोशन है तो पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है उसके सरकमफेरेंस के बराबर ट्रेवल करना पड़ेगा। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है और स्पीड अगर आ जाए, वेलोसिटी अगर मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, टाइम पीरियड हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे,
FC और FE को इक्वेट करेंगे यहाँ पर। सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए इसको घूमने के लिए वो कौन प्रोवाइड करेगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो ये जो FC है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको बराबर कर देंगे FE के बराबर कर देंगे, ठीक है। अब FC क्या होगा, ये अपना mv²/r होता है। अगर रेडियस r के सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी घूम रही है तो उसका मास, उस बॉडी, घूमने वाली बॉडी का मास और जो अपना उसकी वेलोसिटी है वो चीज़, ठीक है, अपॉन में क्या होगा, ये रेडियस, जिस रेडियस के पाथ पर ये घूम रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, वो चीज़ होगा mv²/r। और FE तो हम जानते हैं कि 1/4πε0, और Q1 Q2 होता है तो यहाँ प्लस Q एक है और दूसरा माइनस, इस माइनस में स्मॉल q है, यानी कि ये चीज़ मिलेगा। और अपॉन में रेडियस, इन दोनों के बीच की सेपरेशन क्या है, फिर से r है, तो r यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें पता करना है v, ठीक है, तो v² बराबर होगा, यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू फिक्स है 9 × 10⁹ है, और बाकी ये जो चार्जेस हैं ये दिए गए हैं। अच्छा यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है और वैल्यू नहीं रखनी है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन लिखना है v² कितना होगा, यहाँ देखें v² होगा क्या, माइनस में इतना, ठीक है, और ये वैल्यू नीचे चली जाएगी 4πε0, और स्मॉल m की वैल्यू नीचे चली जाएगी, ये वैल्यू, ठीक है। तो ये v हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ v² होगा, v सिर्फ चाहिए, सिर्फ v चाहिए हमें, तो क्या करेंगे यहाँ पर। और एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर जो अपना कूलम्स लॉ है, कूलम्स का जो फोर्स है, उसमें जो चार्जेस रखेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड को रखेंगे और यहाँ साइन नहीं लिखेंगे। साइन जो लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, माइनस में अंडर रूट में स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू v की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये v की वैल्यू आ चुकी है, जिसको हम यहाँ रखने जा रहे हैं टाइम पीरियड निकालने के लिए। तो टाइम पीरियड जो निकालना है हमें 2πr अपॉन में क्या रहेगा, ये वैल्यू v की है, जो कितनी है वैल्यू, ये वैल्यू है कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में 4πε0 और स्मॉल में m है, ठीक, इतना है। अब क्या करेंगे, ये जिस पूरी ऊपर चली जाएगी, और क्या करेंगे, ये जो अंडर रूट में वैल्यू है, ठीक है, ये ऊपर चली जाएगी। तो होगा क्या कि 2πr तो रहेगा, और ये जो हम अंडर रूट में लिख रहे हैं, ये नीचे की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, यानी 4πε0 स्मॉल m अपॉन में क्या रहेगा, एक कैपिटल Q और स्मॉल q रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन हुआ टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। और टाइम पीरियड सेकंड में होता है, ये सेकंड में आएगा एक्सप्रेशन, मतलब टाइम पीरियड जो होगा वो क्या होगा, 2πr होगा, और अंडर रूट में लिखेंगे 4πε0 m रहेगा, और इसके बाद q और स्मॉल q, ठीक है। ये वैल्यू आ गई टाइम पीरियड की। इस टाइम पीरियड के साथ मतलब ये इसका रेवोल्यूशन का टाइम होगा, मतलब इतना टाइम, इतना सेकंड उसको लगेगा इसका एक चक्कर लगाने में, एक रेवोल्यूशन पूरा करने में। अगर ये -q का चार्ज +q चार्ज के अराउंड r के रेडियस में घूम रहा है, r के सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो ठीक है। तो आई होप कि आप सबको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो अप्रोच हम बता रहे हैं, वो आपको अच्छा लगा होगा, और आपने जो है बहुत कुछ सीखा होगा यहाँ से कि कैसे किसी क्वेश्चन को फिजिक्स में अप्रोच करते हैं। अगर हमारे पास डेटा दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, और उस क्वेश्चन में एक चैप्टर नहीं, 2 चैप्टर नहीं, अगर 3 चैप्टर या 4 चैप्टर के भी कॉन्सेप्ट अगर यूज़ किए गए हैं, तो कैसे इसको एक साथ कंबाइन करके हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे उसको अप्लाई करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि यही चीज़ देखी जाती है जेई वगैरह में, जेई में और नीट में, कि भाई आपका जो एबिलिटी है, जो आप कई चीज़ों को आपस में कंबाइन कर सकते हो, कई सारे कॉन्सेप्ट को आपस में यूज़ कर सकते हो, यही एबिलिटी आपको देखी जाती है। मतलब जो आपकी रीजनिंग एबिलिटी है वो देखी जाती है कि आप कितना सोचते हो कि हाँ कोई क्वेश्चन अगर है तो उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो। सिर्फ ये नहीं कि हाँ भाई सिर्फ ये जो क्वेश्चन दे दिया गया, चार्ज दे दिया गया, तो सिर्फ ये इसमें कूलम्स लॉ यूज़ होगा और चार्ज का कॉन्सेप्ट यूज होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें यूज़ होंगी, तो हम उसको यूज़ करेंगे और फाइनली आंसर तक पहुँचेंगे। यही हमारा जो है अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का।